इस वीडियो में हम करेंगे इकाई 6 कक्षा 11वीं हिंदी के प्रश्न बैंक का संपूर्ण हल। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस भाषा बोध में से आपको कुल 12 अंक के जो प्रश्न हैं वो देखने को मिलेंगे, जिसमें से 5 तो ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 2 अंक के 2 प्रश्न और साथ ही 3 अंक का एक प्रश्न इसमें से शामिल रहेगा। अब भाषा बोध विश्लेषण में क्या क्या चीज़ें शामिल होती है तो यहाँ देख सकते हैं मुहावरे इसमें से आएंगे, लोकोक्तियाँ, क्रिया विशेषण, उसके साथ ही शब्दों के प्रकार, तत्सम, तद्भव, प्रत्यय, उपसर्ग, क्षेत्रीय शब्द, तकनीकी शब्द, पर्यायवाची शब्द, निपात, रचना के आधार पर वाक्य आएंगे, वाक्य परिवर्तन आएंगे, वाक्य शुद्धिकरण, भाव पल्लवन और सार संक्षेपण भाषा आएगी, जिसमें राजभाषा, राष्ट्रभाषा, वाक्यांश के लिए एक शब्द, विज्ञापन, लेखन संवाद, लेखन, अनुच्छेद लेखन, ये इस इकाई में शामिल रहेंगे। तो हम इसको कर लेते हैं। इसके जो 1 अंक के जो प्रश्न हैं वो हम इस वीडियो में करने वाले हैं और साथ ही जो 2 अंक के प्रश्न हैं और 3 अंक के प्रश्न हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर। प्रश्न 1 है, यहाँ सही विकल्प चुनकर लिखिए। काठ का उल्लू मुहावरे का अर्थ है। देखिए काठ का उल्लू क्या होता है, हम इसको मानते हैं मूर्ख, तो यहाँ पर दे रखा है मूर्ख। मोहन सफेद झूठ बोल रहा है। सफेद झूठ से क्या तात्पर्य है, ऑप्शन दे रखा है अपूर्ण सत्य, पूर्णतः असत्य, प्रयास करना, अपूर्ण असत्य। सफेद झूठ मतलब वो एक पूरी तरह से वो झूठ बोल रहा है। अब पूरी तरह से झूठ कहाँ है, तो यहाँ झूठ तो नहीं दे रखा है लेकिन असत्य तो दे रखा है, तो इस कारण से यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ब है वो सही हो जाएगा, पूर्णतः असत्य बोल रहा है। उसके बाद है यहाँ काम या व्यक्ति साधारण पर खर्च असाधारण के अर्थ को बोध कराने वाली कहावत क्या है, तो यहाँ पर जो इसकी कहावत है वो है ऑप्शन नंबर द में, 9 की गुड़िया 90 का लहंगा, है ना। 9 क्या है, 9 की गुड़िया और 90 का लहंगा, यानी कि आदमी की गुड़िया की तुलना में जो उसका लहंगा है वो ज़्यादा कीमती है। कपटी व्यक्ति के लिए उचित लोकोक्ति क्या होगी, जो कपटी व्यक्ति होती है उनके लिए उचित लोकोक्ति क्या होगी इसमें से, तो ये हो जाएगी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ब में दे रखा है, मुंह में राम बगल में छुरी, यानी कि सामने से तो राम राम करते हैं और पीछे से किसी की वो बुराई करते हैं। उसके बाद 5वां है यहाँ पर, सुनील के खेत में 5 क्विंटल गेहूं की पैदावार हुई है। रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, गेहूं की यहाँ पर मात्रा बताई जा रही है। गेहूं की क्या बताई जा रही है, मात्रा बताई जा रही है कि 5 क्विंटल जो है गेहूं पैदा हुआ है। तो ये 5 क्विंटल क्या है, परिमाण में आता है। क्या आता है, ये परिमाण में आता है, तो इस कारण से यहाँ पर हो जाएगा यह परिमाण वाचक। वह बहुत तेज दौड़ता है मैं बहुत क्या है, वाक्य दे रखा है कि वह बहुत तेज दौड़ता है, इसमें बहुत क्या है। अब जो बहुत है ये क्या है, इस तेज की भी विशेषता बता रहा है। तेज की भी क्या बताता है, ये विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा प्रविशेषण। क्या होगा, ये प्रविशेषण हो जाएगा। उसके बाद है, किसी बात पर जोर देने के लिए जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है निपात। क्या कहते हैं, निपात इनको कहा जाता है। पूरा शब्द का तत्सम रूप क्या है, तो पूरा शब्द का जो तत्सम रूप है वो यहाँ पर है पूर्ण, ये यहाँ नंबर पे दिया हुआ है। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है, जो देश के लिए है। यहाँ ऑप्शन में हम देखें तो यहाँ पर जो देशज शब्द हमें देखने को मिलेगा वो मिल जाएगा लोटा। क्या होगा, ये लोटा होगा। उसके साथ अगला क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रत्यय किसमें लगा हुआ है, तो प्रत्यय देखिए यहाँ पर जो लगा है ये लगा है इसमें धनिक में। अब धनिक का पता कैसे चला, देखिए प्रतीक पूर्णतः शब्द है, यहाँ पर अलग शब्द है, पलक शब्द है, लेकिन धनिक ये 2 वर्णों से मिलकर बना है, यानी कि धन के साथ इक का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, इस कारण से यहाँ पर इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है और ये शब्द हमें यहाँ पर बताना था। उसके बाद है 11वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बाण का पर्यायवाची है। इस बाण का जो पर्यायवाची है वो बताना है। तो बाण का पर्यायवाची देखिए, शिर नहीं हो सकता, सुर नहीं होता है, सर नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नंबर अ में दिया हुआ है, शर ये होता है इसका पर्यायवाची शब्द।
12वां है यहाँ पर सत रज तम के लिए एक शब्द होगा। ये क्या होते हैं? गुण होते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं त्रिगुण। यहाँ दिया हुआ है त्रिगुण। जिसमें हानि अथवा अनर्थ का भय न हो, जिसमें हानि अथवा अनर्थ का भय न हो, वह होता है निरपराध। क्या होता है? निरापद। अपन बोलते हैं निरपराध, लेकिन वो क्या हो जाएगा यहाँ पर? निरापद। फेंक कर मारा जाने वाला हथियार, फेंक कर मारे जाने वाले हथियार को हम क्या बोलते हैं? तो ये होता है अस्त्र। जो किए गए उपकार को मानता है, जो किए गए उपकार को मानता है, ये होता है कृतज्ञ। ऑप्शन नंबर अ में यहाँ दिया हुआ है। अब यहाँ हम अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है, रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर लिखिए। पहला है यहाँ मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर कहा जाता है मुमुक्षु। संक्षेपण किसी भी गद्यांश का होता है, ये क्या होता है? तो ये होता है इसका 1/3। मतलब बहुत बड़ा गद्यांश दिया जाता है, हमें बोला जाता है इसका संक्षेपण कीजिए, तो हमें उसका आधे में से यानी कि उसका 1/3 हमको उसका सार वहाँ पर लिखना पड़ता है। वह भाषा जिसमें राज्य के संदेश प्रसारित होते हैं क्या कहलाता है? तो ये कहलाती है उसकी राजभाषा। यहाँ पर राज्य आया है तो ध्यान रखें, राज्य से राजभाषा। अतिवृष्टि में मूल शब्द है, अतिवृष्टि में मूल शब्द है। यहाँ पर देखिए ये जो अति है ये उपसर्ग है, तो वृष्टि जो है मूल शब्द है, तो यहाँ दिया हुआ है वृष्टि हम लिख देंगे यहाँ। उसके बाद आता है यहाँ पर वाक्य में मूलतः अंग होते हैं, तो वाक्य के जो मूल अंग होते हैं वो होते हैं 2। रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं या वाक्य के भेद होते हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य जो भेद होते हैं वो होते हैं 3 भेद। खालिस्तान के वाक्य में उपवाक्य निश्चित रूप से रहता है, तो ये रहता है मिश्र वाक्य में। मैंने वैसा ही किया जैसा आपने बताया था, वाक्य ये किसका उदाहरण है? तो ये है मिश्र वाक्य का उदाहरण है। मिश्र वाक्य क्या होता है? जिसमें दो सरल वाक्य आपस में जुड़े हुए रहते हैं, उसे मिश्र वाक्य हम बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। वाक्य खालिस्तान का उदाहरण है, ये भी मिश्र वाक्य का उदाहरण है, इसमें 2 वाक्य जुड़े हुए हैं, बोना और काटना। 10वां है यहाँ पर संज्ञा उपवाक्य प्रायः खालिस्तान से जुड़ा रहता है। संज्ञा उपवाक्य जो रहता है वो हमेशा की से जुड़ा हुआ रहता है। यहाँ पर अक्सर गलती हो जाती है कि की कौन सी लिखें, बड़े की लिखें, छोटे की लिखें, तो यहाँ पर आता है की, छोटी की वाला, छोटी की मात्रा। 11वां देखिए अब आप, विशेषण उपवाक्य प्रायः से जुड़ा रहता है, तो ये जुड़ा रहता है जो से। किससे जुड़ा हुआ रहता है? ये जो से जुड़ा हुआ रहता है। 12वां देखिए, रामू और श्यामू एक ही जगह पढ़ते हैं, वाक्य में ही शब्द खालिस्तान का उदाहरण है, तो ये उदाहरण है निपात का। हिंदी साहित्य में रस खालिस्तान शब्द है, तो ये परिभाषित शब्द है। जीव विज्ञान के अंतर्गत कोशिका एक शब्द है, तो ये परिभाषित शब्द नहीं है, ये एक तकनीकी शब्द है। उसके बाद है 15वां, तकनीक खालिस्तान शब्द है, तो तकनीक क्या है? ये भी तकनीकी शब्द है, तकनीकी से जुड़ा हुआ है। उसके बाद हम अगले प्रश्नोत्तर की ओर बढ़ते हैं, जो यहाँ पर आए हैं, सत्य या असत्य लिखिए। तो यहाँ पर देखें, मुहावरे प्राय शारीरिक अंगों से संबंधित होते हैं, बिल्कुल ये कथन सत्य है। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है, ये भी सत्य है। लोकोक्ति कहावत का आधार लोक जीवन है, ये भी सत्य है। चौथा, तत्सम शब्द से तात्पर्य संस्कृत के शुद्ध शब्दों से होता है, बिल्कुल। तत्सम, तत् यानी कि जैसा के जैसा और सम उसके समान, तो जैसा संस्कृत में लिखा है वैसा ही हम उसकी यदि उसका उपयोग करते हैं तो उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। उसके बाद यहाँ आता है 5वां, संस्कृत शब्द का विकृत बिगड़ा हुआ रूप तद्भव शब्द कहलाता है, ये भी सत्य है। प्रत्यय मूल शब्द के आगे लगाया जाता है, असत्य है। प्रत्यय जो रहता है मूल शब्द के पीछे लगता है। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाता है।
तो विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण नहीं बोलते हैं, इसको प्रविशेषण बोला जाता है। 8वां है यहाँ पर, विशेषण के मुख्यतः 6 प्रकार होते हैं, असत्य है। 9वां देखिए, आदमी बड़ा मेहनती था, वाक्य में जो बड़ा है वो शब्द प्रविशेषण है। देखिए मेहनती की भी ये विशेषता बता रहा है, तो ये क्या है, प्रविशेषण है, तो ये सत्य है यहाँ पर कथन। अच्छे विज्ञापन की विशेषता होती है कि वह संक्षिप्त तथा प्रभावी होता है, ये बिल्कुल सत्य है। मुंह की खाना एक कहावत है, तो ये कहावत नहीं है, ये क्या है, एक लोकोक्ति है। 12वां देखिए, मुहावरों में लक्ष्यार्थ से शब्द का सही अर्थ का पता चलता है, तो ये सत्य है यहाँ पर 12वां। उसके बाद यहाँ दे रखा है तकनीकी शब्दों का संबंध विज्ञापन से होता है, सत्य है। संयुक्त वाक्य में 2 सरल वाक्य होते हैं, ये सत्य है। मिश्र वाक्य के अंतर्गत आश्रित उपवाक्य के 2 भेद होते हैं, तो यह असत्य है। अब इनके बाद आती है यहाँ पर प्रश्न नंबर 4, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। पहला देखिए, आंखें फूटना। आंखें फूटने का मतलब क्या होता है, दिखाई ना देना होता है। तो यहाँ पर देखिए ये दे रखा है दिखाई ना देना, या हम यहाँ पर लिख सकते हैं लापरवाह। इसका क्या हो जाएगा, दिखाई ना देना, लापरवाह हो जाएगा। आंखें मूंदना, आंखें मूंदने का मतलब होता है ध्यान ना देना, ये यहाँ दे रखा है क नंबर पे, हम इसका मिलान इसके साथ कर देंगे। उसके बाद है आंख का अंधा। अब आंख का अंधा का क्या मतलब है, इसको ये होता है मूर्ख या अज्ञानी। तो देखिए यहाँ पर ग नंबर पर दे रखा है ये, इसका मिलान हम इसके साथ में कर देंगे, मूर्ख या अज्ञानी। उसके बाद है आंख का कांटा। आंख का कांटा यानी कि ये होता है दुश्मनी का भाव रखना, तो दुश्मनी का भाव रखना ये यहाँ पे हो जाएगा, तो हम आंख के कांटे को यहाँ मिला देंगे दुश्मन होना, इसके साथ हमने इसको मिला दिया, इसके से जोड़िए। आंख का तारा होना यानी कि बहुत प्यारा होना, कहाँ दे रखा है 5वां, तो यह देख लेते हैं हम, बहुत प्यारा होना, ये प्रिय होना दे रखा है यहाँ पर, तो आंख का तारा जो है हम इसको मिला देंगे प्रिय होना पर, या बहुत प्यारा होना। उसके बाद है आंख दिखाना। अब आंख दिखाना का मतलब होता है डराना, किसी को डराना, धमकाना, यह होता है। उसके बाद अगला है आंख बिछाना। अब आंख बिछाने का मतलब होता है स्वागत करना किसी का, तो ऊपर दे रखा ख नंबर पे, तो हम इसका मिलान यहाँ पर कर देंगे ख नंबर पे। उसके बाद है आंखें तरेरना। अब आंखें तरेरना का जो मतलब है वो होता है गुस्सा होना, तो इसका मिलान हम यहाँ पर कर देंगे गुस्सा होना पर। तो इस तरह से यहाँ पर तो ये कंप्लीट होती है ऊपर तो। उसके बाद हम नीचे वाले को भी देख लेते हैं, ये यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर तो ये जो लोकोक्ति थे या मुहावरे थे उनका अर्थ हमने यहाँ पर बताया। अब नीचे वाले में क्या है, यहाँ पर ये एक वाक्यांश के लिए एक शब्द दिया हुआ है, जहाँ जाना कठिन हो। अब जहाँ जाना कठिन हो क्या होता है, दुर्गम स्थान होता है, तो इसका मिलान हम यहाँ पर कर देंगे इसके साथ ख नंबर पे, दुर्गम। जहाँ पहुँचा ना जा सके उसका अपन बोलते हैं अज्ञम, तो ये अध्यम अंग नंबर पे दे रखा है, इसका मिलान हम यहाँ पर कर देंगे अगम्य पर। जिसके समान अन्य ना हो, तो जिसके समान कोई अन्य ना हो उसको अनन्य बोलते हैं, तो अनन्य यहाँ पर दे रखा है 6 नंबर में, तो इसका मिलान हम 6 नंबर से कर देंगे। उसके बाद है जिसे जाना ना जा सके। अब जिसे जाना ना जा सके उसे बोलते हैं अद्वितीय, जिसे जाना ना जा सके वो होता अज्ञेय, तो इसका मिलान हम यहाँ क नंबर वाले के साथ में हम कर देंगे। उसके बाद जिसके समान दूसरा न हो ये होता अद्वितीय, तो इसका मिलान हम यहाँ पर कर देंगे अद्वितीय पर। जो थोड़ा जानता हो उसे अपन बोलते हैं अल्पज्ञ या अज्ञात, अल्पज्ञ बोलते हैं उसे। तो अल्पज्ञ यहाँ कहाँ दे रखा है देख लेते हैं हम, ये यहाँ दे रखा है नीचे अल्पज्ञ। जो ज्ञात नहीं है वो क्या होता है, वो अज्ञात होता है, यहाँ पर हम इसका मिलान कर देंगे। उसके बाद जिसे जीता न जा सके। अब जिसे जीता न जा सके वो क्या होता है, वो होता है अजय, इसका मिलान हम यहाँ पर घ वाले के साथ में कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारे से जोड़ी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर।
एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है यहाँ पर तत्सम शब्द की परिभाषा लिखिए। तो तत्सम शब्द की परिभाषा इस प्रकार से है कि संस्कृत के शुद्ध शब्द जो हिंदी में सीधे सीधे प्रयुक्त होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द की परिभाषा लिखिए। तो तद्भव क्या होते हैं? संस्कृत के ही रूप होते हैं लेकिन उनको बोल दिया जाता है, बदल दिया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे हम परिभाषा कि संस्कृत के विकृत शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। प्रत्यय और उपसर्ग में क्या अंतर है? तो अंतर हम यहाँ लिख सकते हैं कि प्रत्यय मूल शब्द के पीछे लगता है जबकि उपसर्ग मूल शब्द के आगे लगता है। उसके बाद है रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद माने गए हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद माने गए हैं। सरल वाक्य की परिभाषा लिखिए। तो सरल वाक्य की परिभाषा इस प्रकार से है कि ऐसा वाक्य जिसमें एक उद्देश्य हो, एक विधेय हो, सरल वाक्य कहलाता है। मिश्र वाक्य की परिभाषा लिखिए। तो मिश्र वाक्य ऐसे वाक्य जिनमें सरल वाक्य के साथ साथ कोई भी दूसरा उपवाक्य शामिल होता है उन वाक्य को मिश्र वाक्य कहा जाता है। संज्ञा आश्रित उपवाक्य कौन से होते हैं? तो जो कि से प्रारंभ होते हैं हम उन्हें संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहते हैं। विशेषण आश्रित उपवाक्य किसे कहते हैं? चलिए यहाँ पर अभी उत्तर यहाँ नहीं आ रहा, इसको भी छोड़ देते हैं, मैं भी बता दूंगा इसका उत्तर। नौवा देखिए, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य किसे कहा जाता है? तो ये होता है जो उपवाक्य क्रिया विशेषण की तरह व्यवहार करे उन्हें क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। ये उत्तर नहीं मिल रहा, मैं इसका जो आंसर है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। आप चैनल जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर ज्वाइन होकर इसका आंसर प्राप्त कर लेना। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है 10वां, संयुक्त वाक्य की परिभाषा लिखिए। तो परिभाषा इस प्रकार से है कि ऐसे वाक्य जिनमें 2 या 2 से अधिक उपवाक्य शामिल होते हैं और सभी उपवाक्य प्रदान होते हैं तो उन वाक्य को संयुक्त उपवाक्य या संयुक्त वाक्य कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ आता है कि राजभाषा से क्या तात्पर्य है? तो ऐसी भाषा जिसमें राष्ट्र के संदेशों या आदेशों का आचार प्रसार होता है तथा जिसमें सभी राजकीय कार्य होते हैं राजभाषा कहलाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ आता है कि राष्ट्रभाषा से क्या तात्पर्य है? तो सर्वमान्य भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। सिंपल से डेफिनेशन है राष्ट्रभाषा की कि सर्वमान्य भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। अगले क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि निपात किसे कहा जाता है, किसे कहते हैं? तो जो अवयव किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ को बल प्रदान करते हैं वे निपात कहलाते हैं। उसके बाद है अगला, राम स्कूल जाता है श्याम बाजार जाता है। राम स्कूल जाता है और श्याम बाजार जाता है, यह कौन सा वाक्य तो है? तो यह संयुक्त वाक्य, 2 वाक्य इसमें आपस में जुड़े हुए हैं। शिक्षक ने कहा कि कल अवकाश रहेगा, यह कौन सा वाक्य है? तो यह मिश्र वाक्य है। कौन सा वाक्य है? तो यह मिश्र वाक्य है। तो इस प्रकार से हमने जो इसके ऑब्जेक्टिव यानी कि जो 1 नंबर के क्वेश्चन थे वो यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं और इनके जो 2 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन भी आपको शीघ्र ही मिल जाएगा। आप चैनल पर कंटिन्यू बने रहें। धन्यवाद।